ये है स्टोरियस और आज हम सुनाएंगे आपको डार्क साइकोलॉजी बुक समरी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने सुना कि किस तरह से डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज किया जाए, डार्क साइकोलॉजी में कितने सारे फैक्टर्स होते हैं और डिसेप्शन के बारे में। अब बात करेंगे हम हिप्नोसिस के बारे में। एक लड़की फैमिली क्रूज पर हिप्नोटाइज्ड हो जाती है। जिस इंसान ने उस लड़की को हिप्नोटाइज किया था उसने उसे बताया कि उस लड़की को हिप्नोटाइज करना बहुत आसान था क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव लग रही थी। दरअसल ये एक स्टेज प्रोग्राम था जहां पर एक हिप्नोटिस्ट उस लड़की को स्टेज पर बुलाता है और उसे हिप्नोटाइज करता है और बोलता है कि आपका नेकलेस गायब हो गया है, जाइए लोगों से पूछिए और ढूंढिए। वो लड़की स्टेज से उतरकर सभी लोगों के बैग टटोलने लगती है, उनसे पूछने लगती है कि क्या उन्होंने उसका नेकलेस देखा है। उसके बाद वो उस थिएटर से निकलकर कैसीनोज और बाकी जगहों पर जाकर लोगों से पूछने लगती है जब तक कि उसके पेरेंट्स आकर उसको वापस थिएटर में नहीं ले जाते। हिप्नोसिस भी 2 टाइप्स का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने हिप्नोटिस्ट स्पेशलिस्ट स्कॉट शमारेन कहते हैं उन्होंने एक आदमी को उसका प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में हेल्प की थी। उस आदमी की सर्जरी से ठीक पहले स्कॉट शमारेन ने उसके साथ में एक सेशन किया था और उसे रिकॉर्ड भी किया ताकि वो ठीक होने और जल्दी ठीक होने की उनकी एबिलिटी को कंट्रोल कर सके। लेकिन सर्जरी के बाद एक बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें हेपारिन की डेंजरस डोज दे दी जिससे कि खून पतला होना शुरू हो जाता है। उस पेशेंट ने उस सेशन की रिकॉर्डिंग की और अपना ब्लड फ्लो मतलब जो इंटरनल ब्लीडिंग उनको हो रही थी उसको रोकने और अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कामयाब रहे। इससे उस पेशेंट की जान बच गई। डॉक्टर यह नहीं बता सके कि खून को पतला करने वाली दवाई कैसे खून को गाढ़ा करने लगी और ब्लीडिंग कैसे रुक गई। है ना सच में चमत्कार। एक टाइम था जब हिप्नोसिस का थॉट दुनिया भर में इस तरह से चला कि एक पेंडुलम को हिलाने से और उंगलियों के इशारे से किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक विश्वास ना करने लायक थॉट माना जाता था। राइटर बताते हैं कि हिप्नोसिस से उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक मैजिक शो में हुआ था। मैजिशियन स्टेज पर किसी को भी बुलाता है, जैसे कि आपने समरी के स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल सुना कि जिस तरह से एक हिप्नोटिस्ट एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है, ऐसे ही मैजिशियंस स्टेज पर किसी को बुलाते हैं और उनसे उस तरह का कोई काम करवाते हैं अगर सामने वाला आदमी अगर होश में हो तो वो काम ना करे। जब वो आदमी हिप्नोसिस से बाहर आता है तब उसे पता ही नहीं होता कि पिछले 2 मिनट में उसके साथ क्या हुआ। ये एक्सेप्ट करना कि किसी के पास में इतनी पावर हो सकती है कि वो आपको कंट्रोल कर सके, ये अपने आप में ही बड़ा डरावना है। पर हम कुछ भी कह लें लेकिन हिप्नोसिस से इनकार नहीं कर सकते और इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि हिप्नोसिस में पावर है और जितना हम एक्सेप्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। फिल्मों में ये दिखाते हैं कि हिप्नोटिज्म की वजह से आदमी अलग तरह से रिएक्ट करता है। दरअसल साइकोलॉजिस्ट इसे एक्सट्रीम अवेयरनेस की कंडीशन कहते हैं। इन रियलिटी हिप्नोटिज्म के अंदर लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं लेकिन वो उतने अनेबल नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। हिप्नोटिज्म में लोग अपनी बढ़ी हुई फोकस्ड पावर को और सजेशन लेने की पावर को एक्सपीरियंस करते हैं। विजुअलाइजेशन और ओरल रिपीटेशन को यूज करके ये लोग इस कंडीशन में आते हैं। पर यह भी सच है कि हर किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। हिप्नोटिज्म के बारे में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस हैं वो इसके मिसकंसेप्शंस की वजह से हैं। कुछ गलतफहमियां इस तरह से हैं कि हिप्नोटिज्म आपको आपके हिप्नोटिस्ट के कंट्रोल में रखता है। फिल्म्स में या सिनेमा में हमें ये बिलीव कराया जाता है कि एक आदमी लोगों को कंट्रोल कर लेता है, पर हकीकत में सच नहीं है। हिप्नोसिस सजेशंस पर डिपेंड करता है। अगर आपका मन उन सजेशंस से एग्री नहीं है तो आप इसे सिरे से खारिज कर देंगे। कई बार लोग हिप्नोटिज्म से बाहर ही नहीं निकल पाते क्योंकि उनका मन इस तरह से हिप्नोटिज्म में रच बस जाता है कि वो बाहर ही नहीं आना चाहता। क्या हिप्नोटिज्म एक तरह का ब्लैक मैजिक या सुपरनैचुरल इवेंट है? ऐसा बहुत लोग मानते होंगे, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि ये एक प्योर साइंस है। ये सिगमंड फ्राइड जैसे फेमस साइकोलॉजिस्ट के रिसर्च वर्क पर बेस्ड है। इसके भी प्रोसेस हैं, इसका भी तरीका है। इसमें ब्लैक मैजिक की तरह से वुडू डॉल या फिर किसी तरह के तंत्र मंत्र नहीं किए जाते। इसमें आपकी परमिशन की जरूरत होती है। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी कोई आपको अपने वश में नहीं कर सकता। हिप्नोटिज्म आपकी एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं।
हिप्नोटिज्म आपकी मेमोरी को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपको झूठी यादें भी दे सकता है, मतलब आपकी मेमोरी को खराब भी कर सकता है। इसलिए रिजल्ट्स इन रियलिटी में उतने अच्छे नहीं हैं जितनी आपने उम्मीद की होगी। किसी गलत आदमी के हाथ में इस तरह की ट्रिक्स अगर पड़ जाएं तो वो बहुत खराब हो सकता है। हिप्नोसिस के इफेक्टिव होने के लिए इसमें हमेशा हमें किसी योग समाधि जैसी कंडीशन में आने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिशियंस अपने प्लान्स में इसका फायदा उठाते हैं। वो इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं या इस तरह की ट्रिक्स यूज करते हैं कि जनता उनके फेवर में हो जाती है। कई बार आप ऐसी कंडीशन में जरूर पड़े होंगे जब आपको लगा होगा कि आप किसी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसकी बातों से आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं और आप उन सजेशंस को एक्सेप्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर का टॉपिक इस बुक में राइटर का फोकस पॉइंट नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डार्क साइकोलॉजी की एक साइड है। क्रिमिनल बिहेवियर के रिसर्च से प्रोफाइलर्स, क्रिमिनोलॉजिस्ट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत फायदा होता है। साइकोलॉजी में क्रिमिनल बिहेवियर वर्ड को अक्सर इधर उधर नहीं बोला जाता क्योंकि यह जनरल कॉन्सेप्ट है कि क्राइम एक बिहेवियर है और क्राइम में शामिल होने से जरूरी नहीं कि कोई आदमी क्रिमिनल बन जाए। बेशक इस तरह की सोच पर काफी आर्ग्यूमेंट चलती आ रही है, लेकिन हमें इसे स्पेशलिस्ट पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ हमारा ध्यान उन फैक्टर्स पर है जो किसी आदमी को क्राइम करने पर मजबूर करते हैं। स्पेशली राइटर ये बताना चाहते हैं कि लोग दूसरों को हर्ट करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का यूज क्यों करते हैं। इस तरह का हर्ट करना फिजिकल या इमोशनल हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें आगे जाएं, राइटर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि बचपन के किसी ट्रॉमा या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का रिवेंज लेने के लिए वो ऐसा करते हैं। कई बार लोगों के अंदर इस तरह की पावर होती है कि वो डार्क साइकोलॉजी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमन होने की वजह से ये हमारे नेचर में ही है। हमें ये समझने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी कभी कंडीशन इन रियलिटी में वैसी ही होती है जैसी दिखती है। एक आदमी दूसरों को चोट पहुंचाने की अपनी पर्सनल डिजायर से इंस्पायर होता है। किसी आदमी का एक तरह का क्राइम करने के लिए आमतौर पर कुछ स्पेशलिस्ट शो होती हैं जो इशारा करती हैं कि ये आदमी ऐसा करने में एबल हो सकता है। इस तरह के लोग हमारी डेली की रोजमर्रा लाइफ में हमें मिल जाते हैं। ये दिखावा करते हैं कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ बुरा छिपा होता है। हेर फेर, मैनिपुलेशन, चीटिंग और हिप्नोटिज्म के बारे में हम जो जानते हैं उसे देखते हुए हम जानते हैं कि शिकारी हमेशा अजनबी नहीं होते। ये आपके ही अपनों के बीच में से हो सकते हैं या आपके जानने वालों में से हो सकते हैं। हम कुछ सिम्टम्स पर चर्चा करेंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि इस तरह के लोगों को कैसे पहचाना जाए। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप उस कहावत को तो जानते ही हैं कि मुझे अपना दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरा जांच करें और देखें कि कोई आदमी ऐसा है कि उसका बाकी लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। क्या आप उसके दोस्तों से मिले हैं? अगर वो आदमी किसी का अच्छा दोस्त नहीं है तो ये एक डेंजर का साइन हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथ वो एक फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा हो, लेकिन आपको उसकी हिस्ट्री चेक करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री। हमें यह थॉट पसंद है कि किसी आदमी को पूरी तरह से सुधार दिया जाए, और ईमानदारी से कहें तो ऐसा होता है। वैसे तो आपको इस फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बैड हिस्ट्री वाले आदमी बार बार क्राइम करने की टेंडेंसी को दिखाते हैं। अगर किसी ने एक बार चोरी की है और वो फिर सुधर भी गया है तो चांसेस हैं कि इन फ्यूचर भी वो कुछ ना कुछ चुरा सकता है। अगर आपके पार्टनर के पुराने रिश्ते डिसरेस्पेक्टफुल थे तो हो सकता है कि वो आपके साथ भी कुछ वैसा ही बिहेवियर करे। ऐसा 100% श्योर नहीं है तो आप इस बात को पूरी तरह से ना माने, लेकिन अक्सर इस तरह की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ऐसे लोगों का पूरी तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको अच्छे तरीके से अपने अंदर से इस तरह की फीलिंग्स को निकाल लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम्स विद कंट्रोल। जिन लोगों में खुद को उकसाने वाली कंडीशंस में कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, उनमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी होती है। उसी तरह जिन लोगों को कंट्रोल छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, उनमें ये हैबिट होती है
कि जब वे कंट्रोल खो देते हैं, उनके पास में जो इंसान होता है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी और का गुस्सा वो आप पर निकाल सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के लोग थोड़े से अनसिविलाइज्ड और लोगों से घुलने मिलने में बहुत बेकार होते हैं और ये आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सब्सटेंस एब्यूज। किसी भी तरह की ड्रग या कोई लत, उस पर डिपेंडेंसी एक क्लियर साइन है कि वो आदमी कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नशीली चीजों का यूज करना उनके लॉजिकल डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे लोगों के लिए उनके रिलेशंस प्राइमरी नहीं होते हैं, उनकी लत प्राइमरी होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। हमारी टेंडेंसी दूसरों के लिए बहाने बनाने की होती है। पहली बात तो जो हम तुरंत अपने आप को बताते हैं वो ये है कि कोई भी आदमी पूरा नहीं होता, लेकिन इस तरह की थिंकिंग हमें जल्दी ही प्रॉब्लम में डाल सकती है। खुद को एजुकेट करें, अवेयर करें और सोच समझकर डिसीजन लें। हम में से कुछ लोग नेचुरली अपने आसपास के लोगों को ठीक करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो क्लियरली टूटा हुआ है और सोचते हैं कि अगर हम उनसे बहुत प्यार से डील करें तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकें और लाइफ को फिर से खुशहाल तरीके से शुरू कर सकें। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आप सामने वाले को ठीक करें ना करें, लेकिन आप जरूर टूट जाते हैं। आपकी लाइफ में चीजें खराब होना शुरू हो सकती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। इस किताब में बताए जा रहे जो भी रूल्स हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से समझें और अगर आपको ठीक लगे तभी इन्हें आजमाएं। राइटर भी एक इंसान ही है, तो आप अपनी तर्क शक्ति से, अपने लॉजिकल ब्रेन से सोचें और डिसीजंस लें। इस किताब में जो रूल्स दिए गए हैं या जो डिटेल्स दी गई हैं वो आपको डार्क साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेगी। प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के रीजन क्या हैं? प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर से जुड़े कई रीजन हैं। एक साइकोलॉजिस्ट को या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को इस तरह के रीजन जानने के लिए इस प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के बिहेवियर को जानना चाहिए। प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का रीजन लाइफ का कोई भी इवेंट या फैमिली कंडीशन हो सकती है। किसी आदमी को फैमिली डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता उसने गरीबी में लाइफ निकाली हो, उसे एंजाइटी महसूस होती हो या फैमिली में किसी की डेथ हो जिसके वो बहुत करीब थे। उम्र बढ़ने के साथ में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जो कि इंसान के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। हम आपको एक लिस्ट बताते हैं कि जहां पर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की वजह से बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन ये लिस्ट उतनी ही नहीं है, इससे भी अलग बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, बाइपोलर डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, डेलीरियम, डिमेंशिया, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ऑप्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस अब्यूज। ये तो बस आपको बताने के लिए एक छोटी सी लिस्ट है जो कि प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर से क्रिएट हो जाती हैं। इससे भी ज्यादा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो क्रिएट हो सकती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक इस तरह की बीमारी है जिसमें कोई डिलीवरी के बाद बच्चे की माँ को डिप्रेशन हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे से भी नफरत करने लगती है। ऐसे केसेस में वो खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं डलनेस, उदासी और नींद में कमी या नींद के पैटर्न में चेंजेस और भूख लगने के पैटर्न्स में चेंजेस, मूड स्विंग्स होना, फोकस में कमी आना और सुसाइडल थॉट आना, ये सब शामिल है। डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का कोई एक रीजन नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक भी हो सकता है या बॉडी में चेंजेस, इमोशनल लेवल पर भी इसके रोल हो सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि आफ्टर डिलीवरी होने वाला डिप्रेशन, मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन, फैमिली हिस्ट्री की वजह से ज्यादा होते हैं और ये सीरियस हो सकते हैं। ऐसे ही शिज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिजीज है जो किसी आदमी के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीकों को इम्पैक्ट करती है। शिज़ोफ्रेनिया के डायग्नोस्ड पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि उनका रियलिटी से कांटेक्ट टूट गया है, जो उनके और उनकी फैमिली, फ्रेंड्स के लिए बहुत चिंता की बात हो सकती है। अगला टॉपिक है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी मैनिपुलेशन का एक ज्यादा रिफाइंड फॉर्म है। टेक्निकली इसे एक ऐसी टेक्निक के रूप में डिफाइन किया गया है जिसमें किसी ऐसे बिलीव या बिहेवियर का दावा शामिल होता है
जो डिजायर के ऑपोजिट है, इस उम्मीद के साथ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट ऑफ द परसुएशन को वो करने के लिए एनकरेज करेगा जो इन रियलिटी डिजायर्ड है। रिवर्स साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के बीच मेन डिफरेंस ये है कि जिस आदमी को मैनिपुलेट किया जा रहा है उसे इल्यूजन ऑफ चॉइस दिया जाता है। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो इन रियलिटी वही करने का ऑप्शन चुन रहे हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी उन्हें चालाकी से वही करने के लिए मजबूर किया जाता है जो मैनिपुलेटर चाहता है। जब आप उस थॉट प्रोसेस के बारे में सोचते हैं जो इसे तब तक दूर करने में लगती है जब तक आप खुद को विक्टिम के इक्वल नहीं पाते, तब तक ये बहुत दूर जा चुका होता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी ट्रिक है जिसका यूज आमतौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करने में करते हैं। ये उन बच्चों पर अच्छा काम करता है जिन्हें अथॉरिटी के लिए रेजिस्टेंस माना जाता है। मतलब कोई अगर इन पर अधिकार जमाता है और इन्हें कुछ करने के लिए कहता है तो ये उग्र हो जाते हैं। ऑन ग्राउंड लेवल ये एकदम ठीक लगता है और इससे बच्चे या उनके मेंटल लेवल को क्लियरली कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट भी हो सकता है। अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज में हम दूसरों के साथ अपने रिलेशंस में ऑपोजिट साइकोलॉजी का यूज करते हैं और हमेशा ये किसी गलत इंटेंशन से पैदा नहीं होता है। राइटर यहाँ पर एक वेडिंग प्लानर और उसके कस्टमर्स का यूज करने का एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि कस्टमर अपनी शादी के दिन यूज किए जाने वाले कलर्स के सिलेक्शन को लेकर पूरी तरह तैयार है। इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है सिवाय इसके कि जिन कलर्स की बात की जा रही है वो पूरी तरह से थोड़े से एक्स्ट्रा ब्राइट और अजीब लग सकते हैं, खासकर जब शादी के लिए फॉरेन कंट्री और बाहर से आने वाले गेस्ट को बुलाया गया हो। जाहिर है वेडिंग प्लानर कस्टमर को यह नहीं बता सकता कि उनके रंगों की पसंद बहुत खराब है। इसके बजाय वो जो करता है कस्टमर उससे एग्री हो जाता है और फिर वेडिंग प्लानर अपने कस्टमर को कुछ कहानियां सुनाता है कि देखिए इस रंग की वजह से कुछ गेस्ट ने आकर बहुत बुराई की थी। रंग तो अच्छा था लेकिन कई बार गेस्ट की चॉइस थोड़ी अलग होती है। इस तरह के फैक्ट्स वो कस्टमर के सामने रखता है। तब कस्टमर अपनी चॉइस पर फिर से एक बार सोचते हैं और देखते देखते प्लानिंग के अकॉर्डिंग कस्टमर वही कलर्स चुनते हैं जो वेडिंग प्लानर ने चुने थे। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करने के लिए बस पेरेंट्स और बिजनेस ओनर्स ही दोषी नहीं हैं। हम डेटिंग में भी इस ट्रिक का यूज करते हैं। मोस्टली रिलेशन स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे कि हम वो चाहने के लिए फोर्सफुल हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए किसी आदमी को अपने जैसा बनाने के लिए या आपको और ज्यादा चाहने के लिए आप खुद को उनके लिए अनअवेलेबल बना देते हैं। ये सचमुच एक कंट्रास्ट है। ऑपोजिट साइकोलॉजी के हर टाइप की तरह इसका ऑपोजिट असर हो सकता है। पाने के लिए हार्डवर्क करना एक आदमी की हंटिंग टेंडेंसी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक आप हमेशा के लिए मिस्टिकल बने रहने की प्लानिंग नहीं बनाते, आपको दौड़ना बंद करना होगा। साइकोलॉजिस्ट जैक ब्रैहम ने पहली बार 1966 में साइकोलॉजिकल रिएक्शंस का प्रपोजल रखा था। प्रिंसिपल कहता है कि जब लोगों को अपनी फ्रीडम के लिए डेंजर महसूस होता है तो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। किसी के बिहेवियर को लिमिट करने की कोशिश करके आप उन्हें रेवोल्यूशन करने और ठीक ऑपोजिट काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर आपको पास्ट में फ्रीडम मिली है और वो छीन ली गई तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? एग्जाम्पल के लिए अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं कि उन्हें स्कूल के बाद वीडियो गेम खेलने की परमिशन नहीं है, जबकि बच्चा कुछ टाइम से ऐसा कर रहा है, तो बच्चे के अंदर रिएक्शंस महसूस होंगे। रिजल्ट ये होगा कि बच्चा अपने पेरेंट्स के रिक्वेस्ट के बावजूद भी खेलने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके आप दूसरों से रिएक्शन की फीलिंग पा सकते हैं ताकि वे बताए गए डिमांड को अपोज कर सकें। फिर आप जो नहीं चाहते हैं वो वही करेंगे। तो यहाँ पर डार्क साइकोलॉजी बुक समरी का पार्ट खत्म होता है। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर हमें लिख भी सकते हैं। आगे किस तरह की बुक समरीज आप चाहते हैं उनके नाम आप हमें जरूर बताएं। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं और आपने अभी तक स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।